टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ इस कार्यक्रम में स्वागत है दर्शकों आप सभी का। आज हमारे साथ इस शो पर है डॉक्टर नेहा राठी, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है और इनसे हम डिस्कस करेंगे स्किन संबंधित जो समस्याएं होती है उससे। जी, तो जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि आज हम स्किन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और स्किन यानी डर्मेटोलॉजिस्ट, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट यानी क्या? डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब है त्वचा रोग विशेषज्ञ, जो चमड़ी की बीमारियों पे या चमड़ी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। और इसके अलावा चमड़ी पर, बालों पर, नेल्स पर, इन तीनों चीज़ों पे हम काम करते हैं। इसके अलावा हमारे और भी अलाइड फील्ड्स हैं, जैसे लेप्रेसी से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो भी हम देखते हैं। एंड जितने भी गुप्त रोग हैं, क्योंकि गुप्त रोगों के सिम्टम्स ज़्यादातर स्किन से शुरू होते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें भी डर्मेटोलॉजिस्ट कवर में इंक्लूड होती हैं। ओके। पिगमेंटेशन विच इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम और कई सारे लोग इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, तो आप स्किन पिगमेंटेशन के बारे में क्या बताना चाहेंगे? स्किन पिगमेंटेशन का मतलब है पिगमेंटेशन हो गया है स्किन में, मतलब स्किन का कलर या तो जो नॉर्मल कलर है उससे बढ़ चुका है, ज़्यादा गहरा हो चुका है, या उससे लाइट हो चुका है। ओके। तो पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है, जिसमें आपकी स्किन डार्क हो गई हो पहले से ज़्यादा। एंड हाइपो पिगमेंटेशन भी हो सकता है, जिसमें आपकी स्किन पहले से लाइट हो गई हो या आपकी स्किन में वाइट पैचेस आ चुके हैं। या इसी का एक पार्ट होता है डी पिगमेंटेड स्किन, जिसको हम ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो बोलते हैं, जिसमें स्किन कलर टोटली एब्सेंट हो जाता है, वो पैचेस बिल्कुल वाइट हो जाते हैं या स्किन बिल्कुल वाइट हो जाती है। सो ये है स्किन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स। जी, तो आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि किन जगहों पर हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है? हाइपर पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा कॉमन चेहरे पे हमारे देखी जाती है, फुल फेस पे, क्योंकि चेहरा हमारा खुला होता है, उसमें सन एक्सपोजर और टैनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे ही गर्दन पे, नेक रीजन पे, हमारे चेस्ट पे, बैक और हाथ और पैर जितने खुले होते हैं उन पे हाइपर पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। जी, हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है ये तो हमने जाना, लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे की क्या वजह है? हाइपर पिगमेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो सन एक्सपोजर होता है, जहाँ हम धूप में निकलते हैं। स्पेशली जो तेज़ धूप होती है, जैसे सुबह 11 से 4 बजे तक जो तेज़ धूप होती है, उन किरणों से हाइपर पिगमेंटेशन डेवलप होता है। स्पेशली इंडियन स्किन टोन में ये ज़्यादा पाया जाता है। एंड इसके अलावा पोल्यूशन और कई सारी बीमारियां, स्किन की भी बीमारियों से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, जैसे सोरियासिस, लाइकन प्लेनस। ये जो हमारी स्किन की बीमारियां हैं, पिंपल्स, ये हाइपर पिगमेंटेशन को देती हैं ठीक होने के बाद में। एंड कई सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में भी, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, इनमें भी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन पाया जा सकता है। और पेशेंट को पता नहीं चलता, उसे लगता है कि उसका स्किन टोन डार्क ही है, जबकि ये सारी डेफिशिएंसीज उसको होती है। जी, जैसा आपने कहा B12 की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है, तो B12 की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए? ज़्यादा मात्रा में तो नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है। सो प्योर वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनमें, या शाकाहारी लोग जो हैं उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है डेफिशिएंसी। शाकाहारी खाने में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूध एंड दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कर्ड हो गया, चीज़, बटर, ये सब चीज़ों में ये होता है। एंड इसके अलावा एग्स में भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मेलास्मा यानी छाइया, ये भी बड़ी कॉमन समस्या है, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? छाइया या मेलास्मा या वांग, ये बहुत कॉमन स्किन पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। एंड ये ज़्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, पर कुछ मेल्स में भी ये देखने को मिलता है। ये ब्राउन कलर का पिगमेंटेशन होता है, ये कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो डार्क ब्राउन या ब्लैक भी हो सकता है। ये आपके स्पेशली चीक्स, नोज़, अपर आईब्रोज में, इन सम कंडीशंस माथे पे भी हो सकता है, अपर लिप्स में भी हो सकता है। ये नॉर्मली इन जगह पे होता है। शुरुआत में ये लाइट होता है और धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जाता है ये डार्क होता चला जाता है और इनका एरिया भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये काफ़ी रेजिस्टेंट टाइप का पिगमेंटेशन है। मेलास्मा होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों ये होता है?
एग्जैक्टली मेलास्मा किस कारण से होता है ये अभी तक हम लोग पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, पर कुछ चीज़ें जो मेलास्मा को डायरेक्टली बढ़ाती हैं वो है सबसे पहले सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर से बहुत फ़र्क पड़ता है मेलास्मा में, वो तेज़ी से बढ़ता है। देन हार्मोनल चेंजेस, फॉर एग्जांपल जैसे फीमेल्स को प्रेगनेंसी में कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो कई सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी में मेलास्मा होता है जिसको हम क्लोएस्मा बोलते हैं। एंड जो फीमेल्स ओसी पिल्स लेती हैं, जैसे गर्भ निरोधक जो मेडिसिन हैं वो लेती हैं, तो उनमें भी मेलास्मा की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एंड इसके अलावा अनुवंशिक एक बहुत बड़ा कारण है। जिनके घर में अपनी माता को, बहनों को या घर में किसी को भी मेलास्मा है तो उन्हें भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, और भी बातें जानते हैं दर्शकों, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए आवाज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं टेक केयर हेल्थ इज़ वेल्थ, और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा राठी जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, और इनसे हम जान रहे हैं स्किन संबंधित समस्याओं के बारे में। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने सारे प्रॉब्लम्स पे डिस्कस किया कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, मेलास्मा क्या है। आगे मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को ठीक करने के लिए यानी ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मेलास्मा की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो आपकी पिगमेंटेशन है वो किस लेवल पर है, और उसके लिए आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रेंड है वो आपकी मदद कर पाएंगे कि जैसे स्किन में लेवल्स होते हैं, तो वो एपिडर्मल पिगमेंटेशन है जैसे ऊपर की तरफ है, एंड सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है, या वो बहुत गहरी हो चुकी है या डर्मल हो चुकी है, तो वो डिसाइड करना ज़रूरी है और उसके हिसाब से आपका पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट में मेनली टैबलेट्स दी जाती है आपको कुछ खाने के लिए, क्रीम्स लगाने के लिए, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये धूप से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ऑलवेज़ हमको हमेशा ही सनस्क्रीन वेयर करना है सारे सीजन्स में। मेलास्मा में कई प्रोसीजर्स भी हम करते हैं, जैसे स्किन पीलिंग करते हैं या स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूसिंग लेज़र्स करते हैं, ये भी ट्रीटमेंट्स की जाती है। स्किन की अगर बात करते हैं तो लेज़र ट्रीटमेंट बड़ा ही कॉमन है, तो लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, लेज़र ट्रीटमेंट को लेके बहुत हाइप है, एंड जनरली एक नोशन होता है जनरल पब्लिक में, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है उन्हें लगता है हमारी स्किन में साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा, पर ये सही नहीं है। अगर आप किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ये करवाएं और जो स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करें तो साइड इफ़ेक्ट्स की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर ही होती है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, जो काम हमारी मेडिसिन्स नहीं कर पाती, बिकॉज मेडिसिन्स एक लेवल तक पहुँच सकती है, उससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकती। जो लेज़र्स है ये काफ़ी डीपर लेवल पे जाके काम करते हैं, दैट्स वाई वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती है जो डीप लेयर तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये लेज़र ट्रीटमेंट कितना बेनिफिशियल होता है सारी ट्रीटमेंट्स में, या फिर रिकरेंस के कितने चांसेस होते हैं? चाहे आप लेज़र ट्रीटमेंट दे या आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट दें, मेलास्मा ऐसी कंडीशन है जिसमें रिकरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एंड क्योंकि ये सन एक्सपोजर से होता है, हार्मोनल चेंजेस से होता है, तो ये सब कंडीशंस हमारे हाथ में नहीं होती है। सन एक्सपोजर तो हमेशा रहेगा, स्पेशली इंडिया में, इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो इसीलिए ये इसमें रिकरेंस और कई अननोन रीजंस भी है इसमें रिकरेंस होने के, तो ये रिकरेंस हो सकता है। तो हमें बार बार फिर लेज़र ट्रीटमेंट लेनी होगी? नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको लेज़र ट्रीटमेंट ही लेना है। सी आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। लेज़र्स हम मेलास्मा में करते हैं लेकिन नॉट एज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। और एक कॉमन ट्रीटमेंट है जिसका नाम है स्किन पील, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? स्किन पीलिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर ट्रीटमेंट है, पब्लिक में काफ़ी अवेयरनेस भी है। इट्स अ वेरी बेसिक ट्रीटमेंट। कई सारे फ्रूट्स और नेचुरल रिसोर्सेज से कई रसायन बनाए जाते हैं, एंड जो स्किन पे हम डर्मेटोलॉजिस्ट ही हम लोग अप्लाई करते हैं, एंड उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आता है, मेडिसिन से भी फास्ट, एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स भी देता है आपको काफ़ी जल्दी। सो ये पिगमेंटेशन को हटाने में स्किन पील्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और जल्दी रिजल्ट देती है। एग्जैक्टली इसमें क्या होता है? स्किन पीलिंग इज़ अ
ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट। Okay. उसको हम बहुत सारी कंडीशंस में यूज़ करते हैं, एक्ने में यूज़ करते हैं, मेलास्मा में यूज़ करते हैं, पिगमेंटेशन में यूज़ करते हैं, काफ़ी चीज़ों में यूज़ करते हैं। एंड पिगमेंटेशन में एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, मेलास्मा में एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हमने हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में जाना है, तो उस बारे में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे दर्शकों को? हाइपर पिगमेंटेशन से बचने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ कीजिए। अच्छे सनस्क्रीन से आई डू नॉट मीन कि एक बहुत एक्सपेंसिव सनस्क्रीन हो। SPF 30 to 50 इज़ इनफ, एंड उसे आप एवरी 3 to 4 आवर्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बाहर हैं तो, ठीक है। एंड रेगुलर यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। कई लोग सोचते हैं कि अभी तो विंटर्स है, हमें सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पर सन एक्सपोजर और सन तो होता ही है विंटर्स। एक्चुअली विंटर्स में ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ठंड लगती है तो हम ज़्यादा एक्सपोजर में आते हैं सन के। हाँ, करेक्ट। एंड तो स्पेशली जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उन्होंने तो एवरी डे इसे यूज़ करना चाहिए सन एक्सपोजर से, अनवांटेड सन एक्सपोजर से बचने के लिए। एंड दूसरी चीज़ है, अच्छी से अच्छी डाइट आप लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, वेल प्रोपोर्शन बैलेंस डाइट, सारी चीज़ें खाइए, स्पेशली फ्रूट्स, विटामिन्स, सब्जियां, ये ज़्यादा होने चाहिए आपके डाइट में। एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर का इंटेक रोज़ाना होना चाहिए। एंड 4 to 5 डेज़ इन अ वीक आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए। डार्क सर्कल्स, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, और अगर हमारी स्किन बहुत अच्छी है, ग्लोइंग है, बट समवेयर अगर हमारे फेस पे डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं तो एक लुक जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लगता है। तो पर्सनली मैं भी जानना चाहूँगी कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं, और अगर है तो इसे कैसे ठीक करें? जी, डार्क सर्कल्स एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है, एंड लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। अगर पूरी स्किन भी अच्छी हो लेकिन सिर्फ आइज़ डार्क है तो वो उनकी प्रायोरिटी वही होती है कि हमारे डार्क सर्कल्स है और इनको ट्रीट करें आप। डार्क सर्कल्स बचपन में भी दिखाई दे सकते हैं, टीनेज में भी दिखाई दे सकते हैं, ओल्ड एज में भी दिखाई दे सकते हैं। इसका कोई एज ग्रुप नहीं है कि ये डार्क सर्कल्स यही एज में होते हैं। इसके कॉमन रीजंस है, सबसे पहले आनुवांशिक हो सकता है, हेरिडिटरी। अगर आपके माता पिता को है तो आप थोड़े प्रोन हो जाते हो डार्क सर्कल्स होने के लिए। देन हीमोग्लोबिन की कमी से डार्क सर्कल्स काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ठीक से नींद नहीं होना, स्पेशली नाइट का स्लीप, अगर आपको रात में 7 से 8 घंटे नींद, एडिक्वेट अनडिस्टर्ब्ड स्लीप नहीं मिल पा रही है तो काफ़ी आपके डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं। एंड द टेक्नोलॉजी, आजकल हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन टाइम या टीवी, ये सब स्क्रीन टाइम की वजह से काफ़ी डार्क सर्कल्स पाए जाते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने अब तक, लेकिन वक्त हो चला है ब्रेक का। बस लौटते हैं थोड़ी देर में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दर्शकों। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैम, ब्रेक में जाने से पहले हमने डार्क सर्कल्स जाना और अलग अलग जो ट्रीटमेंट होती है, लेज़र ट्रीटमेंट एंड स्किन पील ट्रीटमेंट आपने बताया, और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन नाउ इन दीज डेज़ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अवेयर है कि हम अगर हेल्दी डाइट लेते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे, विदाउट एनी डाउट। सो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए किस तरह का डाइट लेना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनकी स्किन 15 साल से, 20 साल से, कई वर्षों से डैमेज हुई है, इन लोगों ने डाइट कैसा लेना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया, एक वेल बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है हेल्दी स्किन के लिए। इसके अलावा पिगमेंटेशन को फाइट करने के लिए आप विटामिन C, A और E की मात्रा ज़्यादा रख सकते हो अपने खाने में। तो इनको कॉमनली पाया जाता है सारे फलों में, सब्जियों में, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितने भी नट्स हैं हमारे, जो अखरोट, बादाम, इनको आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन E इसमें ज़्यादा है। एंड अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में चिकन, मटन, मीट, इन सब में ही प्रेजेंट होता है ये। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, योगर्ट, ये सारी चीज़ें आप डेली इंटेक कर सकते हैं। सो फाइनली स्किन की बात हो और अगर फेयरनेस क्रीम का जिक्र ना हो तो शायद ये चर्चा अधूरी रहेगी। तो मेरा अगला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो मार्केट में फेयरनेस क्रीम अवेलेबल है,
जैसा कि इसका मार्केटिंग किया जाता है कि फेयरनेस क्रीम है, इसे अप्लाई करेंगे आप गोरे दिखेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? या ये क्रीम लगाने के बाद जो फेयर लुक दिखता है वो ऐसे क्या इंग्रेडिएंट होते हैं इसमें जिसकी वजह से ऐसा लुक दिखता है? और कुछ दिनों के बाद जब हम ये क्रीम यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत आते हैं। तो ऐसे कितने पेशेंट्स आपके पास आए हैं ऐसे कंप्लेन लेकर, या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई भी फेयरनेस क्रीम्स को अपने चेहरे पे इस्तेमाल करने से पहले या रेगुलर यूज़ करने से पहले आप उसके बारे में जान लें, या किसी क्वालिफाइड पर्सन से आप उसके बारे में पूछ लें कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो क्रीम्स अवेलेबल हैं मार्केट में या ओवर द काउंटर शॉप्स पे भी बहुत सारे स्टेरॉइड क्रीम्स दिए जाते हैं। फेयरनेस क्रीम्स बोलकर इनका मार्केटिंग होता है, और इन स्टेरॉइड्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन पे। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम रिवर्स भी नहीं कर पाते हैं, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है स्किन में उन चीज़ों की वजह से। कॉमनली ये देखा जाता है कि पिगमेंटेशन जो आपका, जिसको लाइट करने के लिए आपने ये क्रीम लगाई, तो जो बाद में आपका पिगमेंटेशन इन टर्न बढ़ गया है इनकी वजह से। कभी कभार अनावश्यक बाल आ जाते हैं, छोटे छोटे बालों की संख्या बढ़ जाती है क्रीम्स लगाने के बाद में। आपका स्किन टेक्सचर रफ़ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, रेडनेस आ सकती है बहुत ज़्यादा चेहरे पर, पूरा चेहरा रेड हो सकता है, या धूप में जाने पर बहुत इरिटेशन या जलन मचती है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं अगर आप स्टेरॉइडल क्रीम्स यूज़ करते हो इन द नेम ऑफ फेयरनेस क्रीम्स। ग्लूटाथायोन, इसका काफ़ी हाइप चल रहा है इन दिनों। स्किन ट्रीटमेंट के साथ साथ सभी को आजकल गोरा दिखना है और इस ट्रीटमेंट की डिमांड आजकल बढ़ गई है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ग्लूटाथायोन एक बहुत बेसिक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में भी बनता है, हमारी बॉडी भी इसको बनाती। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। जी, वो पहले इन एंटीऑक्सीडेंट की तरह ही यूज़ होता था, पर ये पाया गया कि उससे काफ़ी फेयरनेस हो जाता है, रंग साफ़ कर देता है ये ग्लूटाथायोन। इसीलिए आजकल ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बट इसमें पूरी तरह से रिसर्च नहीं हुई है। इट्स अ न्यू मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली। उसमें बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा क्लिनिकल डेटा अभी नहीं है इसको बताने के लिए कि ये 100% सेफ़ है या नहीं। इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि इसको आप खुद से इस्तेमाल ना करें। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की ओपिनियन के बाद ही इस मॉलिक्यूल को आप यूज़ करें, क्योंकि इसमें अगर फ़ायदा है तो इसमें कई सारे रिस्क भी है। सो इसकी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं दी जा रही है? दी जा सकती है इसकी ट्रीटमेंट, लेकिन इंडिविजुअलाइज करके इसका रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स ये सब देखकर फिर हम दे सकते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगे? हेल्दी ग्लोइंग स्किन पाने का राज बहुत सिंपल है कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। उसी का बाई प्रोडक्ट होता है हेल्दी ग्लोइंग स्किन, जिसमें कि बेसिक चीज़ें जो आपकी स्लीप है, वाटर इनटेक, आपका फूड, बैलेंस डाइट एंड आपका स्ट्रेस लेवल्स, ये बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस लेवल्स आप कम से कम रखें एंड हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तभी आपकी स्किन, हेयर सब कुछ नेचुरल, हेल्दी एंड ग्लोइंग रहेगा। जी, स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेकिन मैं दोबारा कल आपको इनवाइट करना चाहूँगी। इसी तरह से एक कॉमन प्रॉब्लम है हेयर प्रॉब्लम, तो मैं चाहूँगी कि कल हम दोबारा मिलें और हेयर प्रॉब्लम्स जो है उस पर डिस्कस करें और जानें कि उसे कैसे ठीक करें और वो प्रॉब्लम्स क्या होती है। जी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज हमने जाना कि स्किन की समस्याएं क्या होती है और उससे कैसे बचें, और अगर ये समस्याएं हुई है तो उसका समाधान कैसे पाएं। इसी तरह से हेयर प्रॉब्लम भी बहुत ही कॉमन है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि हेयर प्रॉब्लम क्या होते हैं और अगर ये प्रॉब्लम्स है तो उससे कैसे बचें, कैसे ठीक करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आवाज़ इंडिया।